हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। एक नई क्लास हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ये जो सब्जेक्ट कोड है वीपीएससी 113 पॉलिटिकल साइंस का ये सब्जेक्ट रहेगा और सब्जेक्ट का नेम है आधुनिक राजनीतिक दर्शन, मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी। ठीक है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। इस सब्जेक्ट कोड के कुछ अहम प्रश्नों को हम समझेंगे आज। ये प्रश्न कई बार पहले भी एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से क्लास को अंडरस्टैंड करिएगा। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो भी हमारे वॉचर हैं, अभी जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने पेज को फॉलो नहीं करा है तो प्लीज आप पेज को फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है इसके अंदर, प्रबोधन, इनलाइटमेंट का अर्थ और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। ठीक है, प्रबोधन को समझना है कि प्रबोधन क्या है। ठीक है, प्रबोधन 18वीं सदी का एक बौद्धिक आंदोलन था। ठीक है, यानी कि एक बौद्ध जाति का एक तरीके से आंदोलन था जिसने तर्क, विज्ञान, स्वतंत्रता और मानव प्रगति को सर्वोच्च माना। ठीक है, आपने पहले भी देखा होगा या सुना होगा कि जो भी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है, वो क्या मानते हैं, वो हमेशा मांग स्वतंत्रता की करते हैं, विज्ञान की मांग करते हैं और मानव की प्रगति के बारे में सोचते हैं वो। ठीक है, वो मतलब कि किसी भी मूर्ति पूजा से या किसी भी इस तरीके के ईश्वर को नहीं मानते जो मानव प्रगति के ऊपर रोक लगाए या मानव की स्वतंत्रता पर रोक लगाए। ठीक है, इसके अनुसार मनुष्य को रूढ़ियों और अंधविश्वासों के बजाय अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, यानी कि बौद्ध धर्म क्या मानता है कि मनुष्य को रूढ़ियों, जो पुरानी सोचें जो चल रही, जो पुरानी सोच हम पर हावी है, उन सोच से निकल करके अंधविश्वास जो है, इन अंधविश्वासों को हटा करके हमें अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए। यही था प्रबोधन 18वीं सदी का एक बौद्धिक आंदोलन। ठीक है, इस आंदोलन का मतलब यही था। ठीक है, तो हम अगले प्रश्न की तरफ अब चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, रूसों की सामान्य इच्छा, जनरल विल की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, देखिए जो रूसो थे ये जेनेवा के एक फिलोसोफर थे। ठीक है, इनका नेम था जीन जैक्स रूसो। ठीक है, 18वीं शताब्दी के ये फिलोसोफर थे। ठीक है, जनेवा में इनका जन्म हुआ था, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इनके अनुसार क्या है, सामान्य इच्छा समाज के सभी नागरिकों की वह सामूहिक इच्छा है जो व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर पूरे समुदाय के कल्याण, सार्वजनिक हित के लिए होती है। यह हमेशा सही और न्यायपूर्ण होती है। यानी कि रूसो क्या मानते हैं कि सामान्य इच्छा जो होती है ये हमेशा क्या होती है, व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ करके होती है। ठीक है, और पूरे समुदाय के लिए कल्याणकारी होती है, किसी एक वर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती है। ठीक है, तो हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या कीजिए। कार्ल मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या होता है उसके बारे में हमें समझना है। ऐतिहासिक भौतिकवाद के अनुसार समाज का इतिहास आर्थिक और भौतिक परिस्थितियों, उत्पादन के साधनों पर के आधार पर बदलता है। ठीक है, मार्क्स का मानना था कि उत्पादन प्रणाली में बदलाव से ही समाज में वर्ग संघर्ष और क्रांतियां होती हैं। ठीक है, यानी कि जितना भी उत्पादन प्रणाली है, अब देखिए, उत्पादन में किसी भी तरीके की अगर चेंजेस होंगे, बदलाव होंगे, वही क्या होगा, समाज में संघर्ष और क्रांतियां लेकर के आएगा। मार्क्स का यही सोचना था। हमेशा मार्क्स ने पूंजीवादी जो है उनकी मतलब एक तरीके से निंदा करी है। मार्क्सवादी सोच ये थी कि सब समान नागरिक हैं, कोई भी गरीब या अमीर नहीं है। ठीक है, सबको बराबर का जीने का अवसर प्रदान करना चाहिए। मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट के विचारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट जो है, इनके विचारों के बारे में स्पष्टीकरण करना है, बताना है इनके विचार जो थे वो कैसे थे। वॉलस्टनक्राफ्ट ने महिलाओं के अधिकारों की वकालत की। ठीक है, यानी कि ये जो महिला थी ये महिलाओं के अधिकारों की वकालत करती थी। उन्होंने तर्क दिया कि महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा, राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए क्योंकि महिलाएं जन्म से कमजोर नहीं होती बल्कि उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता है। ठीक है, मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि भाई कोई भी औरत जन्म से थोड़ी ना कमजोर होती है। आप और हम भी ये चीज अच्छे से जानते हैं कि भाई कोई भी जन्म से कमजोर नहीं होता, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। ठीक है, लेकिन उनको उनके अधिकारों से वंचित करके, उनके अधिकारों से उनको रोक करके उनको कमजोर किया जाता है। ठीक है,
अब चाहे इसमें कोई निचली जाति का हो, चाहे महिला हो, हम उसके अधिकारों को छीनते हैं। जो मतलब के बैठे हुए लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, या जो पूंजीवादी लोग हैं, या जो मतलब के उस दर्जे पे लोग हैं जो लोगों के हितों को छीन सकते हैं, जो लोगों के हितों को एक तरीके से कब्जा कर सकते हैं, वो क्या करते हैं? उनके हितों पर कब्जा करके उन्हें समाज से क्या कर देते हैं? वंचित कर देते हैं। ठीक है? वरना कोई भी इंसान जन्म से कमजोर नहीं होता है। जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल की उपयोगितावाद पर विचार बताइए। ठीक है? जेएस मिल ने जेरेमी बेंथम के उपयोगितावाद, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख में संशोधन किया। उन्होंने सुखों को मात्रा के साथ साथ गुणवत्ता, बौद्धिक सुख, शारीरिक सुख से श्रेष्ठ है के आधार पर मापा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन किया। जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कहते हैं? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सुखों को मात्रा के साथ साथ गुणवत्ता, ये जो एक तरीके का सिद्धांत है, ये बौद्धिक सुख शारीरिक सुख से श्रेष्ठ है। ठीक है? यानी कि अगर सोच, जो इंसान की मन की जो सोच है, जो चाहत है, वो क्या है? बौद्धिक सुख है और शारीरिक सुख से श्रेष्ठ होती है वो। यानी कि जो आप, अगर आपके मन की कोई व्यथा है या कोई भी चीज आप अपनाना चाहते हैं या पाना चाहते हैं, वो जो सुख होगा वो शारीरिक सुख से बेहतर होगा। इनका ये कहना था। अब ये प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हम अगला जो प्रश्न है, अलेक्जेंड्रा कोलंतोई द्वारा गृह कार्य के समाजीकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अलेक्जेंड्रा कोलंतोई द्वारा, कोलंतोई के अनुसार घर के कामकाज जैसे खाना पकाना, बच्चों की देखभाल जो महिलाओं पर बोझ बनते हैं, उनका समाजीकरण होना चाहिए। समाज और राज्य को सामूहिक रसोई, शिक्षु शिशु गृह और लॉन्ड्री जैसी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए ताकि महिला आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें। ये जो है कोलंतोई, अलेक्जेंड्रा कोलंतोई, ये क्या कहती हैं कि समाजीकरण होना चाहिए। ठीक है? हमें भी समाज में बराबर का हक अधिकार मिलना चाहिए। समाज और राज्य को सामूहिक रसोई, शिशु गृह और लॉन्ड्री जैसी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए ताकि महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें। यानी कि महिलाओं को जो है एक तरीके से इन्हीं कामों के बीच में फंसा दिया है, इन्हीं कामों के बीच में रोक दिया महिलाओं को, लेकिन महिलाओं को इनसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। सिर्फ इन कामों के नीचे दबा करके नहीं रखना चाहिए। महिलाओं की भी अपनी एक सोच है, महिलाओं के भी अपने हक हैं और महिलाओं के भी अपने अधिकार है। उनके अधिकार उनसे ना छीने जाए और उनको सिर्फ ये घरेलू कामकाज में नहीं बांधा जाए, उनको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग और वर्ग संघर्ष क्या है? इसको समझना है हमें। मार्क्स के अनुसार उत्पादन के साधनों, संपत्ति के आधार पर समाज दो वर्गों में बटा होता है। एक होता है पूंजीपति जिनके पास साधन है, और सर्वहारा जो केवल श्रम करते हैं। दोनों वर्गों के हितों में टकराव होता है जिसे वर्ग संघर्ष कहते हैं। अब देखिए, एक तो हो गए पूंजीवादी, ठीक है, जो कि भाई पूंजीपति हैं, जो कि सारी चीजों पर जिनका पूरा हक अधिकार है, साधनों पर जिनका हक अधिकार है। और दूसरा कौन हो गए? श्रमिक हो गए, जो कि सिर्फ श्रम कर रहे हैं। लेकिन जब दो वर्ग ये बिल्कुल आसमान और जमीन आपस में मिलेंगे तो क्या होगा? इनमें टकराव होता है, संघर्ष होता है, जिसे क्या कहते हैं? वर्ग संघर्ष के। ठीक है? तो ये कुछ मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं अभी इस क्लास के अंदर। इस क्लास को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, इन प्रश्नों को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना। इन प्रश्नों के अगर आपको लॉन्ग आंसर चाहिए, लंबे उत्तर चाहिए, तो उसके लिए हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें हाई मैसेज कर दीजिए, अपनी रिक्वायरमेंट बता दीजिए, हम आपको इसके लॉन्ग पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। बाकी आप हमारे पेज को सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अप्रिशिएशन के लिए हमें कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।